नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों यह पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2018 में कंडक्ट करा गया था और इसकी परीक्षा तिथि थी 22 दिसंबर 2018 और दो दिन में ये एग्ज़ाम हुआ था हमारा 22 और 23 तारीख को, और 4 पालियाँ हो जाती हैं हमारी इसमें। दोस्तों ये प्रीवियस पेपर है आपका जो कैंसिल हो गया था। अब इस एग्ज़ाम को कराने के लिए शायद नवंबर या दिसंबर माह में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मैं लेकर आया हूँ कि इस पेपर की एनालिसिस जिसे आप देखेंगे और समझेंगे और किस तरीके से इसको आप क्या पैटर्न है इस पेपर का, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे इस हिसाब से। तो दोस्तों इसका मैंने आपको हिंदी का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन करा दिया है और इसके बाद हम चलते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ। तो सामान्य ज्ञान का पोर्शन आज मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहेंगे आप हमारे चैनल के पश्चात। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही होगी, फिर भी आपको इस पेपर से मैं आपको ये पैटर्न दिखा देता हूँ कि कैसा पैटर्न है और आप इससे और अच्छी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ये है हमारा सामान्य जानकारी। 150 क्वेश्चन थे इसमें, जो 50 क्वेश्चन थे हिंदी के और 50 क्वेश्चन थे रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन थे जीके एंड जीएस। तो ये जीके एंड जीएस का पोर्शन अब मैं आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि 101 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो पेपर है आपका फुल एनालिसिस यानी कि फुल व्याख्या सहित होगा, जिसमें आपको और भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे इस पेपर को। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म है। और ये जो है फुल फॉर्म 1 नंबर में आपको पूछने के लिए आ जाता है सही विकल्पों में। और एक अस्थायी मेमोरी है। ये कैसी मेमोरी है? एक अस्थायी मेमोरी है जिसको डिलीट किया जा सकता है, जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचना को बदला जा सकता है और कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क द्वितीयक या सहायक मेमोरी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो डी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, विजुअल बेसिक। और आगे इसकी व्याख्या है कि विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके कॉम प्रोग्रामिंग मॉडल प्रतिरूप बोलते हैं, जिसको के लिए विकसित किया गया तीसरी पीढ़ी का इवेंट ड्राइवेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, के रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स और रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट्स या एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स के द्वारा
डेटाबेस के एक्सेस और एक्टिव एक्स कंट्रोल और ऑब्जेक्ट्स के निर्माण को सक्षम बनाता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इनका फुल व्याख्या के साथ ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे। अगर ये आप 50 क्वेश्चन देखते हैं तो आपके लगभग 150 या 160 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला आपका जवाब इसमें सही हो जाएगा कि हमला सतह या अटैक सरफेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में हमला, नहीं ये व्याख्या है इसकी, कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। 104 क्वेश्चन है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका क्रिप्टोग्राफी। और इसकी व्याख्या है, क्रिप्टोग्राफी सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। यह प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि अन्य इसे न देख सकें और न ही पढ़ सकें। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा की रक्षा करता है बल्कि उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि 68.7% भाग पर कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और कुल जनसंख्या का 65% कृषि पर निर्भर है। राज्य के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर यानी कि 68.7% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। रामचरितमानस का कौन सा खंड अध्याय सबसे छोटा है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, किष्किंधा कांड होगा ये। और इसका आपकी व्याख्या हो जाएगी कि रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र के निर्मल एवं विशद चित्रण का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस में 7 कांड बालकांड है और अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है और सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है जिसमें 1 से 30 दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107वां क्वेश्चन, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आपका पहला स्थान है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसका, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 13,851.76 हजार टन आलू का उत्पादन 2015-16 में, और 15-16 में कितना किया गया है? 13,851.76 हजार टन उत्तर प्रदेश में हुआ, जो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन क्षेत्र 607.32 हजार हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कितना है?
8,427,000 टन आलू का उत्पादन करता है। और तृतीय स्थान जो है बिहार का है, यहाँ पर होता है 6,345.52 हज़ार टन। चतुर्थ स्थान पर गुजरात आता है हमारा और इसका है 3,549.38 हज़ार टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है और इसकी व्याख्या है ये कि किछोछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अशरफपुर किछोछा अम्बेडकर नगर जिले में एक छोटा कस्बा है। किछोछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है जो कि एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि ताल के पानी में उपचार के चमत्कारी गुण हैं, यानी कि वहाँ के उस जो ताल है वो जहाँ का वो तालाब है उसके पानी में जो है चमत्कारी है कि इस पानी को प्रयोग करने से आपके जो हैं रोग दोष सब खत्म हो जाएंगे। तो घूम के आइएगा। नवा क्वेश्चन है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो वह आपका है बी ऑप्शन वायलिन से और इसकी व्याख्या हो जाएगी आपकी ये। श्रीमती एन राजम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है। एन राजम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एन राजम को पद्म विभूषण से 2004 में सम्मानित किया गया है। और 10वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद में इस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है। किस वर्ष में अर्धकुंभ लगेगा? तो यह है आपका 2019 और इसकी व्याख्या है इधर। कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला 2019 का आयोजन इलाहाबाद अब प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज में किया गया जो 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 के मध्य संपन्न हुआ। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है अमृत कलश। कुंभ का क्या अर्थ होता है? अमृत कलश। इसका आयोजन हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में, भारत में 4 जगह होता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ग्यारहवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। इन गीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियों और उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगा आपका बरसाना। दोस्तों, बरसाना की लट्ठमार होली बहुत ही प्रसिद्ध है। राधा के जन्म स्थान बरसाना की लट्ठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लट्ठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है हमारे शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
74 में 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है शिव मंगल सिंह सुमन को। और 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो वह है हमारा आगरा में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इसकी व्याख्या है कि सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की और 1966 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई। और 15वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद, आगरा, और 2 ऑप्शन इधर आपके इधर हैं, मुरादाबाद और गाजियाबाद। तो आपका वहाँ पर इलाहाबाद सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज़्यादा है हमारे इलाहाबाद की, उसके बाद है मुरादाबाद और उसके बाद गाजियाबाद और फिर है आजमगढ़ और उसके बाद लखनऊ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आपका, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिया जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था? तो ये था पल्ली छंदम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिया जाने वाली भूमि को पल्ली छंदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को वेल्लुन वगई कहा जाता था और स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोगा कहा जाता था और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेया कहा जाता था। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके इससे कंप्लीट हो गए? एक ही क्वेश्चन से। यह ब्राह्मणों को दी जाने वाली वेल्लान वगई और स्कूलों में दी जाने वाली भूमि को साला भोग और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेया। तो आपके अगर 50 क्वेश्चन आप इन्हें पढ़ते हैं तो लगभग आपके 150 से 160 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आपको यह वीडियो देखना ज़रूरी है और आपको प्री ईयर्स पेपर का भी पता चलेगा इसकी किस तरीके से पेपर आया था, रिवीजन हो जाएगा आपका। 17वां क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आपका जो है बी ऑप्शन यानी कि गयासुद्दीन तुगलक सही जवाब है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गाजी मलिक कहते थे गयासुद्दीन तुगलक को और इन्होंने 1913 में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाने वाला। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर हुई थी? तो वह कौन से शासक थे जिनकी मृत्यु पुस्तकालय से गिर कर हुई थी? वह थे हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? वह की थी हमारे शाहजहां ने। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। कैसे पत्थर से? लाल बलुआ पत्थर से। और निर्मित होने के कारण यानी कि लाल होने के कारण इसे लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवाने आम के पीछे
की दीवार में बना एक कोष्ठ जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। और 20वां क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए बोध गया बौद्ध तीर्थों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल को क्या कहते हैं? वट वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर उरुवेला बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उरुवेला बोधगया और उरुवेला एक ही बात है, और पुनपुन और निरंजना एक ही बात है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो वह तो आप जानते हैं कि एक ही कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है, वह है हमारा बेलगाम 1924 का। दिसंबर 1924 में बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और 22वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि के विषय पर एक पंचांड जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचांड कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचांड में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां, निम्न में से किस शहर ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? यह किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो भोपाल, इलाहाबाद, तो आप इसे जानते ही होंगे, वह तो इलाहाबाद का नेशनल पार्क था, अल्फ्रेड नेशनल पार्क था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस में पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि ये कहते थे कि मैं किसी अंग्रेज़ की गोली से या अंग्रेज़ के हाथों में पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसलिए इनके जो रिवॉल्वर में एक ही गोली बची थी, तो इन्होंने वह गोली अपने आप को मार ली। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ऑप्शन ए है आपका सही जवाब, नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1289 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अब सागर से केम्दे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका कर्नाटक में। और आपका व्याख्या है यहाँ पर, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह हाथियों के लिए रिजर्व है। 490 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य पश्चिमी घाटों के सूखे और नर्म पर्णपाती जंगलों के बीच स्थित है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, हाथी,
गोर, सांभर, बाघ, हिरन और काकड़ और शाही जैसे जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो जनघनत्व है वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश का। और जनगणना 2011 के अनुसार 11 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। दूसरे स्थान पर है मिजोरम, यहाँ पर है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद है सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नागालैंड का जनसंख्या घनत्व है 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपका सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो यह आपका जर्मनी सही जवाब हो जाएगा। डेन्यूब नदी का उद्गम जो है जर्मनी में है। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एशियांगन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती हुई डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी के बाद कौन सी सबसे लंबी नदी? दूसरी सबसे लंबी नदी है हमारी डेन्यूब। 128 क्वेश्चन है आपका। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो वह आपका हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल, इसको पढ़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,71,39,445 वर्ग मील है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,16,77,239 वर्ग मील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 9,36,01,791 वर्ग मील और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 6,88,706 वर्ग मील है। और 29वां क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वह बनाया गया है आपका रावी नदी पर चमेरा बांध। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। 30वां क्वेश्चन, गेलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वह हमारा कोलंबिया में। गेलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कैसा ज्वालामुखी है ये? सक्रिय ज्वालामुखी। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर वाटरफॉल जो है हमारा ये महाराष्ट्र में स्थित है। ए ऑप्शन, थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में स्थित है। यह सतारा शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर छोटे से गांव के पास स्थित है। और 32वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है?
60, 70 या आगे इसके 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अस्सी या 90, तो आपका 90 इसमें सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित 90% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। इसमें है ये है आपका 20 सही जवाब। 14वें, श्री रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लिया। वे राज्यसभा सदस्य एवं बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों का गठन किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार 243(j) के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो वह हमारे 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला न जा सके। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह होती है हमारी 12। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में। ऐसा राज्यसभा में ही होता है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों। 37वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दे रखा है कि को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है? वह होती है हमारी राज्यसभा को। विधानसभा का होती है राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है।
यानी सत्र को अगर शुरू करते हैं तो राष्ट्रगान गाया जाता है और समाप्त करते हैं तो राष्ट्रगीत गाया जाता है। 38वां क्वेश्चन है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है हमारा नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया है। मोबाइल ओपन एक्सचेंज मोबाइल उद्योग के लिए समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र होगा जो मोबाइल निर्माताओं, अनुसंधानों और विकास और संबद्ध उद्योगों को एकीकृत मंच प्रदान करेगा। ये 2018 के एटी कीर्नी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो इसमें था हमारा बी ऑप्शन सही जवाब है, 11वां स्थान था। मई 2018 में वैश्विक परामर्श फर्म एटी कर्नी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018 जारी किया गया। इस सूचकांक में 25 देशों अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 6वीं बार को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, 6ठी बार से पहले स्थान पर है। क्या कौन? अमेरिका। और भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका स्कोर 1.56 है। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन है आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्जीकरण की योजना को तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। तो इसमें आपका 2020 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। और व्याख्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः पूर्वजीकरण की योजना को अगले 3 वर्षों तक यानी 2019-20 तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। इससे RRB को न्यूनतम निर्धारित पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात को 9% तक बनाए रखने में सक्षम होगा। 141वां क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाघों की तेज़ी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? वह हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया था। 7 से 8 सितंबर 2018 के मध्य भारत का पहला मूव ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन से सरकार के लक्ष्यों, बिजली से चलने वाले वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, एकीकरण एवं रोजगार के अवसरों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। और 143वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने किसानों की बिजली समस्या के स्थायी समाधान हेतु 870 करोड़ रुपए की लागत से सूर्य शक्ति किसान योजना शुरू किया है। सरकार किसानों को खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए एक बड़ी राशि की सब्सिडी भी देगी। सरकार ने प्रति वर्ष 175 मेगावाट बिजली प्राप्त होने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत किसानों को कम वोल्टेज की समस्या के बिना दिन में 12 घंटे बिजली मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 144वां, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा
ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो यह है हमारी 7 मानकों पर आधारित। हरियाणा सरकार ने 7 सामाजिक मानकों लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन, अपराध मुक्त और सामाजिक भागीदारी के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1120 गांवों ने रैंकिंग हासिल की है। स्टार रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः अंबाला, गुरुग्राम और करनाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आपका इसमें ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, COP कनेक्ट। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के पेशेवर संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए कोप कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप में नियमित मोबाइल मैसेजिंग ऐप के सभी फीचर हैं और यह चैटिंग, ग्रुप चैट्स, फाइल शेयरिंग और लोकेशन शेयरिंग के लिए सक्षम है। यह राज्य के 31 जिलों में 60,000 से अधिक पुलिस वालों को जोड़ने में मदद करेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? राज्य फ्रूट्स बताना है, वह है आपका क्वीन अनानास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राजकीय फल घोषित किया है। त्रिपुरा राज्य क्वीन अनानास का एक अच्छा उत्पादक राज्य है। त्रिपुरा से ही विभिन्न देशों में क्वीन अनानास का निर्यात होता है। नाबार्ड का विस्तृत रूप है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता रहता है नाबार्ड वाला। और इसके बाद है आपका नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यह बैंक बम्बई, महाराष्ट्र में स्थित है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो वह है हमारा भारत। ट्रैक्टर कृषि क्षेत्र आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेकों कंपनियां हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर, पंजाब में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149वां, सेकंड लास्ट। 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह हमारा मुंबई में किया जाएगा, ए ऑप्शन। 27 से 29 सितंबर 2018 के मध्य अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। यह व्यापार मेला कोलेन मैसिस या ट्रेड फेयर पीवीटी एलटीडी को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 50। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था।
भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान दुग्ध उत्पादन विगत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा 6.6% बढ़कर 17.63 करोड़ टन रहा। विजन 2022 दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2021-22 तक दूध उत्पादन 25.45 करोड़ टन रहने का अनुमान है। भारत के बाद अमेरिका फिर चीन का नंबर आता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो एग्ज़ाम का पेपर जो 2018 में आया था। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा, कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और पूरे 150 क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो।